जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने स्लो स्लो किया है वो इसलिए किया है क्योंकि आपने वो पहले किया नहीं हुआ था और 20 मार्क्स वो कैरी करता है। नो डाउट ये चैप्टर भी 20 मार्क्स कैरी करता है, बट स्टिल वी विल डू इट लिटिल बिट फास्ट। नोट कि हाँ खींचना है, हमने सिर्फ काम पूर्ति नहीं करनी है, लेकिन हमने इसको करना है बड़े आराम से, और जल्दी नहीं करनी है, लेकिन इतनी फास्ट उतना स्लो भी नहीं करवाऊंगी। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो भी हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं, हम हमारी अकाउंटिंग होती है, बुक कीपिंग होती है, उन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करना। किसके लिए? स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि हमारे ऑपरेटिंग रिजल्ट्स का पता चल सके एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके अपनी फाइनेंशियल ईयर के एंड पे। सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम स्टेटमेंट बनती है, और बैलेंस शीट बनती है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। हाउएवर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर, तो हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट करेंगे। अदरवाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट आल्सो इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज की डेट में हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये मैंडेटरी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी ही बनानी है, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी पढ़ा ही है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, यानी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमें ये बताती है कि हमने क्या क्या इनकम की, क्या क्या रेवेन्यू की। इनकम का मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो हमने क्या क्या रेवेन्यू की, क्या क्या खर्चे किए, और हमारी क्या इनकम हुई, प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, इसमें हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीन चीजें बनती हैं आपकी। जो चीजें ध्यान रखने वाली हैं मैं उन पे फोकस करूंगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन कॉर्पोरेट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज, नॉन कॉर्पोरेट क्या होते हैं? प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स। और कॉर्पोरेट क्या होता है? कंपनीज। तो नॉन कॉर्पोरेटर के लिए क्या क्या जरूरी है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आपने पार्टनरशिप में ऑलरेडी पढ़ा होगा। प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। ये देखो, अब इसमें टेबल में बिल्कुल क्लियर कर दिया। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। अब आपके क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन गए एमसीक्यू, जो ये पिंक बॉक्स में दिए होते हैं ना, इसमें से एमसीक्यूज निकलते ही निकलते हैं, आप देख लिया करो। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम अपनी सेल्स में से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सीओजीएस क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे या ग्रॉस लॉस निकालेंगे और उसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ट्रेडिंग, ये सारा बनता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या हैं आपको भी पता है। डेबिट साइड में क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, जो हमारी ट्रायल बैलेंस में दिया होता है। परचेजेस, जो हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस की, चाहे वो कैश थी चाहे वो क्रेडिट थी, सारी आएंगी। रिटर्न्स अगर कोई आई हैं तो वो हम लेस कर देंगे। अगर कोई प्रोप्राइटर ने विड्रॉ करी है ड्राइंग गुड्स तो वो लेस कर देंगे। कोई फ्री सैंपल हमने बांटे हैं तो वो लेस कर देंगे। बेटा कोई डाउट हो तो साथ के साथ बताते रहना। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। इसके अलावा हमारी ट्रेडिंग में आता है अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे हमारा फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, वेजेस, जो हमारे को अपनी अपनी वेयर हाउस तक रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा होता है, वो सब उसमें जुड़ता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो डिफरेंस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अब क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? सेल्स रेवेन्यू, जो हमारी सेल्स हुई, चाहे वो कैश सेल हुई चाहे वो क्रेडिट सेल हुई, और उसमें से सेल रिटर्न माइनस कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जो हमारा लास्ट में फिनिश गुड्स का स्टॉक बच गया। नॉट ओनली फिनिश गुड्स, यहाँ पर हमारी वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल भी आता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है पर हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो हम सिर्फ फिनिश गुड्स ही लेंगे। इसने कह दिया ना, इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस हम फिनिश गुड्स लेते हैं। इसमें हमारा फॉर्मूला, हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ये हम सबको ही पता है, क्लियर है ना ये तो सबको?
अब ग्रोस लॉस क्या होता है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो हमारा ग्रोस लॉस आ जाएगा, वो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा आप सबको पता ही है। देखिए कोई चीज है इसमें जो आप लोगों को ना पता हो? ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेजेस लेस रिटर्न आ गया, वेजेस आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गई, सेल्स आ गई, सेल्स लेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। जो डिफरेंस होगा या तो वो लॉस होगा जो ट्रांसफर करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में, और अगर इधर है तो प्रॉफिट होगा वो भी हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? मैम हाँ जी। मैम वेज, अगर क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी दिया हो एंड सेकंड में सैलरी एंड वेजेस दिया हो तो मैम कहाँ पे पोस्टिंग करेंगे? बेटा अगर वेजेस पहले लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग में आएंगी, अगर सैलरीज पहले लिखा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी। सिंपल है। मैम अगर इसका वेजेस वेजेस एंड सैलरीज लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वेजेस डोमिनेट करती हैं, ज्यादा हैं, सैलरीज कम है, वो ट्रेडिंग में आती हैं, क्योंकि हम उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं। अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा हुआ है तो इसका मतलब वेजेस कम है, सैलरीज डोमिनेट कर रही हैं, और जो डोमिनेट करता है उसी को माना जाता है, तो फिर वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी। हाँ जी, और पूछिए क्या पूछ रहे थे आप? नो मैम। हाँ जी, बोलिए बोलिए बेटा। मैम हो गया सॉल्व सर। ठीक है। अब आगे हमने करना है प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड इनकम स्टेटमेंट जो होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत होती है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा, ग्रॉस लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है। सॉरी। इसके अलावा डेबिट साइड में हमारी सारी खर्चे और लॉसेस आते हैं, क्रेडिट साइड में सारी इनकम एंड प्रॉफिट्स आते हैं। तो कौन कौन सी इसमें हमारी चीजें आएंगी? कॉस्ट ऑफ सेल, वहां था कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, यहाँ है कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि गुड्स को सेल करने के लिए जो हमारे को खर्चा होता है, दैट इज जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट दी खर्च करने के लिए, सेलमैन को कमीशन दिया। अदर एक्सपेंसेस में जितने भी खर्चे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिंग के हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, सैलरी है स्टाफ की, सेलमैन की कमीशन है, इंश्योरेंस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल, बैड डेट, ये सब हमारे डेबिट साइड में आता है। ठीक है। इसके अलावा आपने कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट सेल की उस पे लॉस हो रहा है, कोई प्रोविजन बना रहे हो, कोई इंटरेस्ट दे रहे हो बैंक में, वो सब आपका डेबिट साइड में आएगा। क्लियर? कोई एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, आपको ध्यान से करना है। एक्रूड एक्सपेंसेस जब आएगा क्वेश्चन में फिर मैं आपको बताऊंगी। इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम ऐड करते हैं। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लो। अगर कोई स्टॉक आपका फायर से डिस्ट्रॉय हो गया या लॉस्ट हो गया इन ट्रांजिट, या एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, वो जो था आपका टेम्पो ट्रेवलर जिस पे भी सामान आ रहा था, वो सब लॉस हो गया, तो उस एबनॉर्मल लॉस को हम परचेजेस में से लेस कर देते हैं। जैसे हम फ्री सैंपल लेस करते हैं, तो ये मान लो कि आपने फ्री सैंपल बांट दिए, आपने वो लेस कर दिया, और वो खर्चा जो आएगा फ्री सैंपल को हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट में। तो उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में एबनॉर्मल लॉस दिखा देंगे। बट अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ दे दिया तो उतने से हमारा लॉस कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। कोई डाउट है किसी को इसमें? नो मैम। आगे आता है हमारी क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में रेवेन्यू आती है। रेवेन्यू कहाँ से आती है? सेल तो मेनली हमारी आ गई ट्रेडिंग में। और रेवेन्यू कहाँ से आ सकती है? कहीं से कोई कमीशन मिल सकता है, या हमें हमारे क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड, या हमारे बैंक में कुछ पैसे जमा है, वहां से बैंक पे इंटरेस्ट आ गया, तो इस तरह से, या कहीं हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, वहां से डिविडेंड आ गया। इस तरह से रेवेन्यू, ये रेवेन्यू इनकम तो दो ही है हमारी, कमीशन एंड डिस्काउंट। अदर इनकम में आ जाएगा बाकी सब, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, लेकिन वो अदर इनकम में आएगा। तो एंड रिजल्ट जो है आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो हम इक्विटी में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, तो प्रॉफिट है और उसको हम इक्विटी में ऐड कर देते हैं बैलेंस शीट में। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो लॉस है, उसको हम इक्विटी में से लेस कर देते हैं। ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज? अभी ये यस मैम। आपका फॉर्मेट आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्रेडिट में सारी हमारी
रेवेन्यू होती हैं, जिसमें पहला रेवेन्यू होता है ग्रॉस प्रॉफिट जो हम ट्रेडिंग से लेके आए, अदर इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रेंट रिसीव्ड, और लास्ट में हम अगर लॉस है तो कैपिटल में डाल देते हैं। यहाँ पर अगर ट्रेडिंग का लॉस है वो आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, ऑफिस, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, कन्वेंस, ऑफिस रेंट, एडवर्टाइजमेंट, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो भी खर्चे हैं डेबिट में डाल के लास्ट में अगर कुछ प्रॉफिट है तो वो हम कहाँ डाल देते हैं, अपनी कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें किसी को कोई डाउट? एनी मैम। डाउट? आगे है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सोल प्रोप्राइटर में नहीं बनता। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या सोल प्रोप्राइटर को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, तो आप कहोगे नहीं, ये सिर्फ किसको बनाना पड़ता है, पार्टनर्स को। और वो किस लिए बनाते हैं, ताकि प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में बांटा जा सके। जितना भी प्रॉफिट होता है वो जिस भी तरीके से पार्टनर को देना है, चाहे आपने उसको सैलरी देनी है, चाहे आपने उसको इंटरेस्ट देना है, चाहे आपने एक्टिव पार्टनर को कुछ देना है, वो सब आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएंगे। यानी प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हो तो जो हमने ऊपर कैपिटल लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस में, वहां कैपिटल की जगह हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर हम ट्रांसफर करेंगे, फिर उसमें से डिविडेंड देना है या रिजर्व में ट्रांसफर करना है, जो भी करना है कर करा के लास्ट में फिर जो यहाँ बचेगा वो कैपिटल में जाएगा। और यहाँ कैपिटल बाय में नहीं आती है क्योंकि लॉस नहीं हो सकता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता ही तब है जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट होगा। अगर लॉस है तो एप्रोप्रिएशन बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि लॉस तो आपने वैसे ही बांट दोगे उनको सीधा कैपिटल में। जब लॉस है तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि लॉस के केस में तो अपने पार्टनर को कुछ देना ही नहीं है। आई बात समझ आपको ये चीज? अब आता है कई बारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उनको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या हैं? यहाँ पर रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस आता है, फिनिश गुड्स नहीं आता, ये बात याद रख लो। ट्रेडिंग में फिनिश गुड्स आता है, रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग में आता है। यहाँ पर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, फिनिश गुड्स नहीं आएगा, लेस रिटर्न, वेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और बाय में आपका आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें कोई सेल नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। जो डिफरेंस होगा वो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। जो डिफरेंस होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जितनी आपने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग किया उसका खर्चा, उसकी कॉस्ट, और वो ट्रांसफर करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे परचेजेस की जगह, बाकी सब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट सेम बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ जी, एनी हाँ डाउट मैम। बेटा? अब आती है लास्ट में हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम बनाते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए कि ट्रू एंड फेयर है। ठीक है, बैलेंस शीट में भी ड्राफ्टेड इधर इन। अब यहाँ पर फिर आपका ये एमसीक्यू बनता है कि जो बैलेंस शीट है वो किस फॉर्मेट में बनाई जाती है। तो आप बताओगे इधर इन हॉरिजॉन्टल और इन वर्टिकल फॉर्मेट, दोनों में से किसी भी एक फॉर्मेट पे हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो है, लाइबिलिटी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आती है और एसेट राइट हैंड साइड पे। अभी तक आपने जितनी भी बैलेंस शीट बनाई होंगी मुझे लगता है सारी इसी फॉर्मेट में बनाई होंगी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। लेकिन कंपनीज की बैलेंस शीट हमेशा वर्टिकल फॉर्म में बनती है। जो कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस का वो वर्टिकल दिया हुआ है। जब आप कंपनीज की बैलेंस शीट करोगे तो उसमें आपको वो फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप यही कर कहोगे कि वर्टिकल भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। दिस इज द ट्रेडिशनल फॉर्मेट। जो हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है वो ट्रेडिशनल है, पुराना वही चला आ रहा है। नॉन कॉरपोरेट कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इसी को बनाते हैं, इसी तरह से बनाते हैं। लेकिन वर्टिकल फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स जो है वो टॉप डाउन से आती हैं, ऊपर लाइबिलिटीज फिर एसेट्स, टॉप से डाउन में, ऊपर से नीचे आते हैं हम। The various items should appear in balance sheet in a specific order. The various items should appear in a balance sheet in a specific order
विच इज नोन एज मार्शलिंग। जब हम उसको वर्टिकल टाइप में लिखते हैं या फिर चाहे हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, जब हम उसे किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में दिखाते हैं, एसेट्स को भी और लायबिलिटीज को भी, कैसे दिखाते हैं आपको याद होगा, पहले नॉन करंट फिर करंट, ऐसे ही दिखाते हैं ना, या फिर पहले लिक्विड और फिर नॉन लिक्विड। यस मैम। Yes, ma'am. तो जब हम किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट को दिखाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्शलिंग ऑफ एसेट्स। क्या बोलते हैं? मार्शलिंग ऑफ एसेट्स। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्शलिंग ऑफ एसेट्स? When the assets which are not permanent in nature appearing at the top and no, current assets appear at the bottom. For liabilities वहां पर क्या आएगा, अगर आप एसेट्स को टॉप पे दिखा रहे हो और दूसरी करंट एसेट्स को नीचे दिखा रहे हो, तो लाइबिलिटी साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल को सबसे टॉप पे दिखाओगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को उसके बाद और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को उसके बाद। क्लियर हो गया? इट इज नोन Yes, एंड ma'am. मार्शलिंग। इसको कौन सा ऑर्डर की मार्शलिंग बोलेंगे? अब मार्शलिंग का क्वेश्चन आएगा तो ये पूरा पैराग्राफ लिखना है आपने, कि अगर हम इस तरह से दिखा रहे हैं कि पहले नॉन करंट, परमानेंट और फिर करंट, तो वो तो होती है मार्शलिंग अंडर रिजिडिटी ऑर्डर, यानी परमानेंस ऑर्डर, यानी परमानेंट चीजें पहले और नॉन परमानेंट बाद में। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. और जब हम इसको ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, यानी कि करंट पहले और नॉन करंट बाद में, तो फिर हम उसको मार्शलिंग अंडर लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑर्डर या रियलाइजेबिलिटी ऑर्डर भी बोलेंगे। तो आपसे पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, मार्शलिंग के बारे में पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर हम पहले फिक्स्ड एसेट्स दिखा रहे हैं बाद में करंट, तो वो कौन सी मार्शलिंग होगी। तो रिजिड दोनों आपको याद करने हैं, जरूरी नहीं है पेपर में कोई एक लिख दें, या दोनों भी लिख सकते हैं। तो दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, रिजिडिटी ऑर्डर एंड परमानेंस ऑर्डर। और इधर से अगर हम ऑपोजिट चलते हैं तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑर्डर एंड रियलाइजेबिलिटी ऑर्डर। तो ये आपको याद रखना है कि किस सीक्वेंस को किस नाम से हम बता सकते हैं। ठीक है, और इट इज एन इम्पोर्टेंट, इस पे स्टार लगा लो, जिस पे मैं बोलती हूँ ना इम्पोर्टेंट है तो उस पे मार्किंग कर लिया करो, उसमें से आने के चांसेस बहुत होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं पेपर बनाती हूँ, बट एक एक्सपीरियंस होता है कि हाँ ये चीज आती है। अभी तक जो मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स को कि ये कर लो वो कर लो, जब पढ़ाते होते हैं ना, तो उसमें वो चीजें हाईलाइट हो जाती हैं, तो इसलिए फिर बता रही हूँ मैं आपको। ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ यही करो और बाकी छोड़ दो, बट दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Preparation of final accounts. Final accounts of an organization are prepared from ledger balances. हमें भी पता है कि हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, अपने लेजर बैलेंसेस से। लेजर बैलेंसेस को उठा के पहले हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी इनकम स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आपका आंसर होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तीन हमारी इनकम स्टेटमेंट में आती हैं। ये बात याद रख लोगे, ये भी एक एमसीक्यू बन रहा है। ठीक है, Yes, ma'am. Okay, और ma'am. फिर या फिर हम उसको बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो हमारी आइटम्स होती हैं वो या तो इनकम स्टेटमेंट में जाती हैं या बैलेंस शीट में जाती हैं। एक जगह पे ही जाती हैं, दो जगह पे नहीं जाती है, तो आपको पता है ना। ठीक है, इन एडिशन टू दीज सम एडजस्टमेंट्स में बी रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर ऑनरिंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसके अलावा हमें अपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे उनको भी ऑनर करना है, और उनको ऑनर करने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, या फिर कुछ गलतियां हो गई हैं, रेक्टिफाई हो गई हैं बुक्स में, तो उनको एरर्स को ठीक करने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए इफेक्ट ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स वुड बी डबल। अब जो ट्रायल बैलेंस में हमारे बैलेंस हैं उनको हम वन टाइम दिखाते हैं, वेदर इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। लेकिन जो हमारी एडजस्टमेंट में आइटम होती हैं, जो चाहे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वजह से आ रही हैं, चाहे एरर्स की वजह से आ रही हैं, तो उन दोनों की जो हमारी एडजस्टमेंट्स या एरर्स रेक्टिफिकेशन, दो चीजें होगी ना, एक एडजस्टमेंट होगी और एक रेक्टिफिकेशन। एडजस्टमेंट किसकी वजह से होती है? प्रिंसिपल की वजह से। और रेक्टिफिकेशन किसकी वजह से होती है? एरर की वजह से। ये बात क्लियर होगी दिमाग में? तो इसका इफेक्ट जब हम दिखाते हैं तो डबल इफेक्ट दिखाते हैं, या तो एक ही स्टेटमेंट की दोनों साइड पे आएगा, या फिर एक इफेक्ट इसका आएगा इनकम स्टेटमेंट में और दूसरा बैलेंस शीट में। कहीं भी आए लेकिन डबल आएगा, डेबिट भी आएगा क्रेडिट भी आएगा। क्लियर होगी ये चीज?
हाँ जी बेटा। Yes, यस ma'am. मैम। अब आती हैं आपकी एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स जो होती हैं आपसे अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द 5 एडजस्टमेंट विद देयर ट्रीटमेंट। पहले तो वैसे बता रही हूँ आपको, राइट डाउन द 6 स्टेटमेंट्स विद देयर ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एडजस्टमेंट्स, या फिर ये पूछ लें कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स, तो आपको सारी एडजस्टमेंट्स पहले याद होनी चाहिए, कौन कौन सी होती हैं, फिर उनकी ट्रीटमेंट याद होनी चाहिए। प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी आता है ना, तो इस तरह से थ्योरी बीच में से निकल जाती है। तो एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली हमारी एडजस्टमेंट होती है क्लोजिंग स्टॉक की, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड और या फिर उसको एक्रूड एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं हम आउटस्टैंडिंग को। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, goods sold on approval basis, good distribute as free sample, goods withdrawn by proprietor or partner for personal use, depreciation and amortization, bad debts, provision for doubtful debts, provision for discount on debtors, abnormal loss of stock, interest on capital, interest on drawings, and asset recorded as expenses or vice versa. ये पहले तो आपको सारी एडजस्टमेंट्स लिख के याद करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं कि कितनी एडजस्टमेंट्स हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। क्लियर हो गई ये चीज? Yes, ma'am. अब आगे देखिए, वो कहते हैं डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर एज फर्स्टली, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और लास्ट में बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो डिफरेंस होता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलते हैं, उसको ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते हैं। अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, और अगर हमारी सोल प्रोप्राइटर है तो उसको सीधा कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। फाइनली हमारी बैलेंस शीट ड्राफ्ट की जाती है, ठीक है, जिसमें हम एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल के लेजर बैलेंसेस दिखाते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन, ये भी आपका अच्छा एमसीक्यू बनता है कि बैलेंस शीट में कौन कौन से लेजर्स के बैलेंसेस आते हैं। तो आप जवाब दोगे एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, जो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के 3 कंपोनेंट हैं। क्लियर? यस मैम। यस Yes, एनी मैम। ma'am. डाउट? आगे हम पढ़ेंगे, फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस प्रेजेंटेड मेसेस पी सेन ऑन 31 मार्च। देखो, ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में आ जाएगा, परचेजेस में आ जाएंगी, कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग में आ जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग में आ जाएंगी, फ्रेट ट्रेडिंग में आ जाएगा, सेल्स आपकी ट्रेडिंग में आएंगी। रिटर्न इनवर्ट क्या होता है बताओ? रिटर्न इनवर्ट क्या होता है? रमन आप बताओ, रिटर्न इनवर्ट क्या होता है? Purchase return. हाँ हाँ, परचेज रिटर्न होता है शेयर रिटर्न रिटर्न। इनवर्ट। Sale शेयर returns. रिटर्न। बेटा इनवर्ट का क्या मतलब हो रहा है आपके पास? वापिस आ रही है ना चीज, Yes, ma'am. वापस आ रही है. तो वापिस कौन सी आएगी? जो Sales जो सेल हमने. तो ऐसी छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। रिटर्न Okay. इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड आपकी होती है परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड होती है सेल रिटर्न। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन आपका ग्रॉस प्रॉफिट में, ट्रेडिंग में आता है, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्लियर कट है। कोई भी गैस एंड फ्यूल जो इस तरह से चीजें होती हैं, ये भी आपकी ट्रेडिंग में आती हैं। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, मार्केट प्राइस 24,000, कॉस्ट 20,000। तो अब मुझे बताएं गुंजन, कौन सा लेंगे इसमें से? मैम कॉस्ट प्राइस. हाँ, क्योंकि विच एवर इज लेस लेना है ना हमने, या कोई और रीजन है? मैम नहीं, यही रीजन है, जो लोअर होता है हमने वही लेना होता है. हाँ, स्टॉक वैल्यूड एट 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ 6,000। संजीव आप बताओ। संजीव, संजीव हैज लेफ्ट। संजीव इज हेलो देयर? हेलो नहीं हाँ जी संजीव, यस ये यस एडजस्ट, मैम बोल रही आप हो गया ये वाली एडजस्टमेंट बताओ आप। थर्ड वाली, गुड्स परचेज्ड फॉर, सॉरी, सेकंड, गुड्स स्टॉक वैल्यूड एट 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम टू एक्सटेंट ऑफ 6,000। तो 4,000 हम लोग लॉस बुक करेंगे ना। लेकिन हम और क्या क्या करोगे? सिर्फ 4,000 लॉस बुक नहीं करेंगे ना, और भी कुछ करेंगे।
कैसे दिखाएंगे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपने 10,000 का क्या करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था ना कि स्टॉक लॉस को क्या मानना है, क्या मानना है, कौन बताएगा? क्या बोला था मैंने, किसके एग्जांपल देके बताया था? याद है किसी को? सुन रहे हो? मैम एबनॉर्मल लॉस। हाँ, तो इसको एबनॉर्मल लॉस तो है ये। मैंने आपको कहा था याद रखने के लिए कि इसको इस तरह से मानो जैसे हम क्या कर रहे हैं, फ्री सैंपल बांट रहे हैं। बोला था ये वर्ड के नहीं बोला था? Yes, तो ma'am. फ्री सैंपल को क्या करते हो आप ट्रेडिंग में? परचेस में से माइनस करते हैं। हाँ, 10,000 को पहले परचेज में से माइनस कर देंगे, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस में 4,000 रुपए का लॉस दिखा देंगे, क्योंकि 10,000 में से 6,000 तो हमें कंपनी ने मान लिया ना कि हम दे देंगे, तो हमें लॉस कितने का हुआ? 4,000 4,000 का लॉस दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और फिर 6,000 को कहाँ लेके जाएंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड। हाँ, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, क्योंकि अब क्लेम रिकवरेबल हो गया ना, अभी हमारे को इंश्योरेंस कंपनी दे देगी 6,000, लेकिन जब तक नहीं देगी तो वो हमारी डेटर बन गई ना। ठीक है, Yes, ma'am. अब आगे बोलिए आप में से। निशु आप पढ़िए नेक्स्ट। Goods purchased for ₹6,000 on 29 March 2023, but still laying in transit, not at all recorded in the books. तो अब क्या करें, इसका क्या मतलब हुआ? ये कौन सी गुड्स हुई? गुड्स इन ट्रांजिट। कौन सी Transit. गुड्स हुई? तो अब क्या करें Goods in- इसको? इसको मैम हम क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे बाय द कहाँ हेड कहाँ? ट्रांसिट ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग में। और और इसको प्रॉफिट एंड लॉस तो उसमें बैलेंस शीट में ले जाएंगे एसेट वाले साइड। हाँ, गुड्स टेकन फॉर प्रोप्राइटर्स फॉर इज ऑन यूज, ये कौन बताएगा? सुमित आप बताओ। मैम इसको मैं परचेज से माइनस कर देंगे, स्टॉक से लिया गया है ड्राइंग अकाउंट। हाँ, और दूसरी जगह कहाँ लेके जाएंगे? बैलेंस शीट में मैम कैपिटल अकाउंट से ड्राइंग्स मतलब ड्राइंग लिख के माइनस कर देंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट दो हैं, दोनों पूछूंगी मैं। एक सुमित बताए, सुमित ने बताया ना अभी, एक हिमांशी बताएगी, एक कुणाल। 1 बाय 1 बताओ फटाफट से। वेजेस अकाउंट में मैम 4,000 ऐड हो जाएगा। और दूसरी जगह? फ्रेट वो माइनस हो नहीं जाएगा बेटा, मैम। नहीं नहीं नहीं, वेजेस एक ही जगह दिखाओगे, अभी नो हमने पढ़ा मैम, ना। आउटस्टैंडिंग, हाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में वेजेस में ऐड होगा, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा। ठीक है, कुणाल आप बताइए अगला। ਫਰਾਈਟ ਫਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਫਰਾਈਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਉਹ 'ਚ ਲੈਸ ਹੋਏ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਦਿਸਣ ਇਹ वेरी प्रीपेड गुड, एक्सपेंसेस था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपने सारा कुछ देख लिया, ठीक है। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स इन ट्रांजिट हमने कर लिया, गुड्स लॉस भी हमने कर लिया, सब कुछ कर लिया हमने। तो इस तरह से आप अब क्वेश्चन कर सकते हो, इसका मतलब आपको एडजस्टमेंट्स आती हैं। तो आज आपका यही काम है, जितने भी आपके एडजस्टमेंट बैलेंस शीट फाइनेंशियल अकाउंट्स के क्वेश्चन हैं, यू हैव टू डू ऑन योर ओन, ताकि हम यहाँ पर ज्यादा हाँ जी बेटा बोलो। रजिस्ट्रेशन 6 करा दीजिए एक बार। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन 6 मैम। इलिस्ट्रेशन 6 बिल्कुल, जो आप कहेंगे वो जरूर कराएंगे। ये वाला कह रहे हो मिस्टर अभय? यही कह रहे हो बेटा? बेटा मिस्टर रेक्टिफिकेशन होता है। यस मैम यही है। यही है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैं इसको करवा देती हूँ, ध्यान से देखिए सब लोग। आपसे ही पूछूंगी एक एक चीज, सबसे किसी से भी कुछ भी पूछ सकती हूँ। मिस्टर अभय runs a small shop and deals in various goods. He has not been able to tally his trial balance and close its taking difference in suspense account.
हमें ये पता है कि जब हमने ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आया था कि जब ट्रायल बैलेंस नहीं मिलती है तो हम एक सस्पेंस अकाउंट में डाल के उसको खत्म कर देते हैं। तो यहाँ 4000 का हमने सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया, फिर जब जब हमें उसका ठीक पता चलता है हम उसे ठीक कर लेते हैं। अब मिस्टर अभय was requested you to help him telling his trial balance and also prepare his final accounts on investigation of his books. You get the following. Rectification of errors हम पहले करेंगे, फिर हम इसकी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं करने वाली, मैं सिर्फ आपको पहले ये बताऊंगी कि जब आप, अब ये क्वेश्चन ना मैं आपको उसमें करवाती हूँ एक्सेल में, ध्यान से देखना जरा। एक क्वेश्चन हम अच्छी तरह से कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि फाइनल अकाउंट करने के लिए आपको करना क्या है। देखिए, जब भी हमारे पास फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता है, अब उसने क्योंकि हमारे पास एंट्रीज भी पूछी हैं तो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज भी करेंगे। और यहाँ पर आप अलग अलग पेज पे बनाओगे, लेकिन मैं यहाँ एक ही उसमें बना रही हूँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज के लिए मुझे 3 कॉलम चाहिए, एक जो मैं एंट्री लिखूंगी, ठीक है, दूसरा डेबिट और तीसरा क्रेडिट। मैं डेबिट, ਤੁਸੀਂ एक्सेल शीट खोली भी? हाँ बेटा, मैं अच्छा शेयर नहीं की ना, सॉरी, मैं कर रही हूँ, शेयर करती हूँ। दिख रही है आप? यस 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 मैम। मैम। तो देखिए, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज के लिए मैंने जगह छोड़ दी एंट्री करने के लिए, इधर डेबिट आएगा और यहाँ क्रेडिट आएगा। ये मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैं को एक यहाँ चाहिए इसकी नरेशन, ठीक है, और फिर अमाउंट, ये डेबिट साइड हो गई मेरी, ये मेरी क्रेडिट साइड आ जाएगी। तो ये मेरा यहाँ से, जब भी क्वेश्चन करना है ना बेटा फाइनल अकाउंट का, ये बात याद रखना, पहले फॉर्मेट बना लो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करो। ठीक है, उससे क्या होगा, तुम्हारे को कितनी आसानी हो जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकते हो। अभी देखना आप खुद, आप कहोगे कि हाँ मैडम आप ठीक कह रहे हो। आपने अपनी अपनी कॉपीज सब में जब करना है या पेजेस पे करना है, मैंने थोड़ा सा डिलीट कर दिया, वो इसलिए कि मेरे को इधर थोड़ा बैलेंस शीट भी बनानी है ना सेम, ताकि आपको नजर आ जाए सब कुछ। यहाँ पर मैं बनाती हूँ बैलेंस। देखो, फॉर्मेट तो आप खुद बना लेना, बैलेंस शीट एज एट लिखते हैं हम जो भी, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, ऐसे नहीं छोड़ना है। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, कि आपने इकट्ठे करना है। ऐसे नहीं कि पहले बच्चे क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज करने लग जाते हैं, फिर वो उठाते हैं बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस को, फिर उठाते हैं बैलेंस शीट को, उसमें उनकी बैंड बच जाती है और टाइम बहुत लग जाता है पेपर करने में, और एक क्वेश्चन में ही एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बिता देते हैं। जबकि आप देखना 10 मिनट का क्वेश्चन होता है सिर्फ, जिसको हम एक डेढ़ घंटा लगाते हैं, और वही टाइम बचाना ही आपकी टाइम मैनेजमेंट कहलाएगी। समझ आ रही है आपको ये बात? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यही चीज आपको सिखानी है बस मैंने, और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखना, हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में मैं ट्रायल बैलेंस दी हुई है मुझे, मैं वहां से शुरू करती हूँ। अब है कैपिटल, 1 बाय 1 ना अपने आप बोलते रहो। तो अब है कैपिटल, कहाँ लिखूं बताओ, 1.5 लाख की? मैम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। यस, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब है स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको कंसीडर मत करना भाई, ठीक है। 1,50,000। अब मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये खत्म होगी मेरी आइटम।
अब आगे आते हैं, Yes, ma'am. ड्राइंग्स कहाँ आती हैं? मैम लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में बैलेंस शीट कैपिटल में में से क्या? माइनस हो जाएंगे। तो फिर हम ऐसे करते हैं, एक कॉलम और बना लेते हैं, ये लो, ठीक है। यहाँ हम ड्राइंग्स करते हैं, प्लस ड्राइंग्स। जब आप ड्राइंग्स करोगे तो माइनस कितनी थी? 75,000 5,000 की। 1.5 लाख में से 75,000 के ड्राइंग कर ली उसने। यस बड़ा मैम। अच्छा इंसान है ये तो, बिजनेस ही बड़ा चल रहा है इसका तो। फिक्स्ड एसेट्स कहाँ लिखूं? एसेट साइड। Asset side. कितने की हैं फिक्स्ड एसेट्स? 1,35,000 रुपए की। यहाँ तो हमने इसका डिफरेंस लिखना है ना, फिक्स्ड एसेट्स। इसमें भी ड्राइंग्स करनी होगी तो 2 कॉलम बना लिया करो बैलेंस शीट के हमेशा ना, ठीक है। और डेप्रिसिएशन लेस करना होगा ना इसमें भी, है ना। कितने की हैं फिक्स्ड Yes, ma'am. एसेट्स? मैम 1,35,000। 1,35,000। किसी का फोन बज रहा है भाई, बंद कर लो। आगे क्या है? ओपनिंग स्टॉक 36,500 को क्या करूं? ट्रेडिंग अकाउंट से डेबिट। Asset side. मैम ट्रेडिंग अकाउंट में एसेट साइड किसने बोला? जल्दी बताओ मुझे उसका नाम। किसने बोला? किसने बोला एसेट साइड? मैं बोले जी. क्यों भाई, ओपनिंग स्टॉक कब आता है एसेट साइड में? कभी पढ़ा आपने ओपनिंग स्टॉक को एसेट साइड में? हाँ जी बेटा। No, ma'am. फिर बिल्कुल ध्यान से काम करना है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 36,500। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये भी काम खत्म। हमने ना अपना घर संभालना है, सारी चीजों को रखना है कि क्या चीज कहाँ रखनी है। मैं तो घर से कंपेयर करती हूँ। परचेज एंड रिटर्न, इसका मतलब ये कौन सी रिटर्न है? परचेज रिटर्न। तो कहाँ लिखूं मैं इन दोनों चीजों को? ट्रेडिंग अकाउंट ਚ Trading। ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ 13,500। 675 और 13,500 ऐसे करते हैं हम ना, पहले लिख लेते हैं फिर मैं भूल जाते हैं ना अमाउंट। 675, 6,75,000 और माइनस कितने करने हैं? 13,500। 13,500 माइनस करने हैं। तो यहाँ लिखते हैं 2 परचेजेस, ठीक है, प्लस परचेज, मैं पूरा नहीं लिख रही क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। परचेज रिटर्न्स, ठीक है, ओके। ओके मैम। यस मैम। आगे सेल्स और सेल रिटर्न्स हैं, उनको यहाँ लिख देते हैं। बाय सेल्स प्लस सेल्स रिटर्न्स, ठीक है। थोड़ा इधर कर लेते हैं, हमारी जगह बच जाएगी। कितनी है सेल्स और सेल रिटर्न्स? 8 लाख। सेल्स 34,000। सेल्स 34,000 की है, वेरी गुड। ये किसने बोला बेटा? कौन सा इतना उल्टा प्यारा बोलता बच्चा? उल्टा। उल्टा बोलता ना, तो ऐ उल्टा पेपर च ऐदा ही करते हो तुसी, जल्दी जल्दी च उल्टा बोल देंदे हो, उल्टा कर देंदे हो। ध्यान नाल काम करना है, ठीक है। 8,50,000 और 34,000। 8,50,000 की हमारी सेल्स है, और वो कितने की थी रिटर्न? 34,000। माइनस 34,000। ये भी हो गया, सेव कर रही हूँ साथ साथ। आगे बढ़ते हैं, सेल्स भी हो गया। आगे क्या है? ड्यू फ्रॉम कस्टमर एंड 2 क्रेडिटर्स, इसका क्या मतलब हुआ? मैम डेटर एंड क्रेडिटर है। हाँ, डेटर कौन से हैं बेटा? डेबिट वाले मैम। हाँ, 95,000 डेटर हैं, 3,25,000 क्रेडिटर। क्रेडिटर 3,25,000 के हैं भाई, 1.5 लाख में से 75,000 के ड्राइंग्स कर रहा है, क्या चलाएगा बिजनेस ठीक?
क्रेडिटर 3,25,000 के, कहाँ लिखे इनको? मैम बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है जी। क्रेडिटर्स ये 3,25,000 है ना, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट होनी नहीं। 3,25,000 और मैंने बीच में जगह क्यों छोड़ी है, क्योंकि हमें अभी वो भी करना है ना, प्रॉफिट्स वगैरह ऐड करेंगे ना। डेटर्स कितने हैं हमारे? 95,000। 95,000। मैंने और बढ़ा दिए उसके क्रेडिटर। डेटर मैं इधर लिखती हूँ 95,000। क्यों लिख रही हूँ बताओ? क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट आएगी बैड डेट वगैरह की, है ना। यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो ये भी हो गया। एक्सपेंसेस कहाँ लिखूं? P&L, डेबिट P&L साइड। अकाउंट। 45,750 के एक्सपेंसेस हैं, यहाँ लिख देते हैं। Expenses. $40,750। करते हैं। कैश, कैश कहाँ लिखें? एसेट। मैम बैलेंस शीट में एसेट्स साइड। बेटा माइनस में। देखो, अब ये कैश आ गया क्रेडिट में। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। कैश कभी भी क्रेडिट नहीं होता और हो सकता भी नहीं है, पर वो कह रहा है तो इसका मतलब गलत है, क्योंकि उसने शुरू से कह दिया था सस्पेंस अकाउंट बनेगा। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे अलग से अपने यहाँ पर, ताकि जो भी गलतियां हैं, रेक्टिफिकेशन है, उसको हम अपनी कैश अकाउंट में ठीक कर सके। समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कैश अकाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस 3,000 है ना। यस ठीक मैम। है, यस मैम। ओके आगे चलते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, बैंक डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट अर्न्ड, इसका क्या करें बताओ? मैम बैंक डिपॉजिट एसेट साइड आ जाएगी, जो इंटरेस्ट अर्न्ड है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। वेरी गुड। 55,000 बैंक डिपॉजिट हमारे यहाँ आ जाएंगे। बैंक डिपॉजिट्स 55,000 और जो हमारा इंटरेस्ट है बाय इंटरेस्ट अर्न्ड कितना है? 55,000, सॉरी 5,550। 5750। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। आगे चलते हैं। अब क्या है, सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसका भी हमें बैलेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट का भी कैश की तरह। तो हम यहाँ बना लेते हैं सस्पेंस अकाउंट। कौन सी साइड का बैलेंस दे रहा है? ये क्रेडिट साइड दे रहा है ना, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना है? 4,000 है ना। यस ठीक मैम। है, ये यहाँ लिख लिया। अब आगे चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट कहाँ लेके जाऊं? ट्रेडिंग कहाँ एंड लेके? P&L। प्रॉफिट एंड लॉस में एडवर्टाइजमेंट
2 लाख यहाँ लिख रही हूँ मैं, अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो देख लेंगे। यहाँ तक हमने सारी ट्रायल बैलेंस पुट कर दी उठा उठा के, यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब हम आते हैं, अब अगली चीजें दो दो जगह आनी है, पता है ना, हमारा ट्रायल बैलेंस वाली एक एक चीज एक एक जगह आनी थी, और जो उसके बाहर दी होती है वो हर एक चीज 2 जगह आएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट गुड सेल ओवर दिस वैल्यू। तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है 45,000, तो कहाँ लेके जाएंगे हम इसको? ट्रेडिंग में जाएगा ये, बाय एक बार क्लोजिंग स्टॉक, हम्म, एंड बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। बिल्कुल ठीक है। बाय क्लोजिंग, अब इसके बाद ना मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगी। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 45,000 है ना, यस मैम। ठीक है। और हम इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं बैंक डिपॉजिट के नीचे, कंट्रोल वी, वाई को हटा देते हैं। हो गया ये ठीक? यस मैम। यस मैम। अब चलते हैं, एक एडजस्टमेंट हो गई हमारी खत्म। दूसरी है डेप्रिसिएशन नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ईयर 13,500। क्या करें? मैम बैलेंस P&L से मैम पीएल डेबिट में पीएनएल में जाएगा एक्सपेंस। P&L में लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन कितना है? काउंट याद कर लिया करो, 13,500 थी। 13,500। 13,500। और इधर क्या करें इसको? दूसरी जगह एसेट्स मैम में फिक्स से एसेट कर देते हैं लेस डेप्रिसिएशन, यहाँ करते हैं -13,500, -13,500। ये भी ठीक हो गया हमारा, यस ठीक मैम। है। यस मैम। अब आगे चलते हैं, ए विड्रॉन स्लिप। अब ध्यान से देखना, ये रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है। ए विड्रॉन स्लिप indicated a cash withdrawal of 15,000 which was charged as drawings. However, it was noticed that 11,000 was used for business purpose and was entered in expenses in cash book. क्या हुआ? आपने कैश विड्रॉ लाए 15,000 रुपए। कैश विड्रॉ की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही करते हैं हम, यस मैम। ठीक है। और हमने, जब हम अपने पर्सनल यूज के लिए एंट्री करते हैं तो हम एंट्री करते हैं, नहीं, कैश विड्रॉल की एंट्री क्या होती है? हाँ, कैश डेबिट टू बैंक। लेकिन जब हम ड्राइंग्स में चार्ज कर लेते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं? ड्राइंग्स टू बैंक। समझ आइए आपको ये बात? जब आपने उसको ड्राइंग्स, आपने बैंक से पैसे निकाले 15,000 और आपने एंट्री करी कि मान लो आप पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो, ड्राइंग्स मान रहे हो उसको, तो एंट्री क्या करोगे? ड्राइंग्स टू बैंक करी आपने एंट्री। यस यस मैम। मैम। यस मैम। बाद में पता चला कि 11,000 तो बिजनेस के लिए यूज हुए हैं, ठीक है, एंड वाज एंटर्ड एज एक्सपेंसेस इन कैश बुक। अब देखो, जब 11,000 रुपए आपने बिजनेस के लिए लाए और उसको खर्च भी कर दिया और वो कैश में डेबिट भी कर दिए खर्चों में, ठीक है, लेकिन जब 11,000 बिजनेस में क्रेडिट तो किए आपने, वो तो किए नहीं, सॉरी, क्रेडिट कर दिए खर्चों में। ध्यान से फिर से समझा रही हूँ आपको, ध्यान से समझो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, सारे क्वेश्चन में यही एंट्री है जो आपका क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बना रही है। 15,000 आप इमेजिन करो, आप बिजनेस कर रहे हो, सारे के सारे इमेजिन करो, आपने 15,000 बैंक से निकाले और ये माना कि पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, तो हमने जर्नल एंट्री क्या कर दी? देखो, मैंने जर्नल एंट्री क्या बनाई होगी अपनी बुक्स में, मैं वो भी बना के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, ड्राइंग्स डेबिट 15,000 टू बैंक 15,000। ये बात ठीक होगी? समझ आ गई ये चीज एंट्री?
यस मैम। मैम। अब आपने 11,000 तो ऑफिस के खर्चों के लिए यूज किया और अपनी कैश बुक में वो खर्चे दिखाए भी सही, यानी जब खर्चे किए तो कैश में से निकाले और उसकी एंट्री भी कर दी। हम बाय एक्सपेंसेस करते हैं ना जब खर्च करते हैं तो। यस मैम। यस मैम। तो यानी वो एंट्री आप कर चुके हो। तो आपने कैश में खर्चा तो दिखा दिया लेकिन कैश को आता हुआ नहीं दिखाया। उसके लिए हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश डेबिट 11,000 रुपए टू बैंक 11,000, ये एंट्री बनती थी। और अगर मैं Yes, पूरी ma'am. एंट्री अगर मैं पूरी एंट्री बनाऊं तो एंट्री बनती थी, देखो, कैश डेबिट 11,000 रुपए में अपनी कैश में लेके आई, ड्राइंग्स डेबिट 4,000 टू बैंक 15,000, ये एंट्री बनती थी मेरी। ठीक यस है, मैम। इसको भी छोड़ दो आप, इसको भी छोड़ दो क्योंकि हमने ऐसे कोई एंट्री दिखानी नहीं है। हमारी ये है रोंग एंट्री, हमें सिर्फ रोंग एंट्री बनानी है और ये हमारी राइट एंट्री। ये बात समझ आ गई आपको? यस Yes, मैम। ma'am. अब मुझे क्या ठीक करना है? देखो मैं आपको कलर करके बताऊंगी। बैंक मेरा बिल्कुल ठीक है, मुझे इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। बैंक को मेरे को 15,000 से क्रेडिट करना था और वो मैंने कर दिया। बैंक में मेरी कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ है? सिर्फ ड्राइंग में और कैश में। Yes, ma'am. अब मैं क्या करूं एंट्री, ध्यान से देखना। कैश डेबिट कितने से करूं? 11,000 से। और ड्राइंग्स जो मैंने फालतू की डेबिट कर रखी हैं उनको क्रेडिट कर देती हूँ 11,000 से। ये बात समझ आई सबको? ये Yes, ma'am. रेक्टिफाई एंट्री समझ आ गई? हाँ जी बेटा। यस मैम। तो अब मैं कैश में क्या लिखूंगी? टू ड्राइंग्स। कैश में क्या लिखूंगी? टू ड्राइंग्स ड्राइंग्स 11,000 डेबिट कर दूंगी। और अब मेरे को ड्राइंग्स में से भी तो 11,000 लेस करने पड़ेंगे ना। जो मेरी ड्राइंग्स दिखा रही है 75,000, इसमें से मैं करूंगी लेस नोट ड्राइंग्स। ठीक है, जो ड्राइंग्स नहीं है कैश वाली। ठीक है, आई बात समझ? यस मैम। तो अब यहाँ पर मैं 11,000 रुपए इसमें ऐड कर दूंगी। यानी अब मेरी ड्राइंग्स जो है, अगर ध्यान से देखो तो मैंने 75,000 माइनस का निशान लगाया हुआ है और 11,000, तो नीचे देखो 64,000 ड्राइंग्स आ गई ना मेरी। ठीक है, यस मैम। अब आप देखें आगे, यहाँ तक समझ आ गया सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, ये थोड़ा अलग सा था। मैम एक बार बुक का सॉल्यूशन भी देख लो। बुक का भी देख लें? यस ओ, मैम। बच्चे को विश्वास नहीं है। देखो, नो मैम, बुक समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक मिनट। आप देखो, वो ये कह रहा है कि आपने जब कैश विड्रॉ किया तो मैं एंट्री करनी चाहिए थी कैश टू बैंक। ठीक है, 15,000 रुपए ऐसे एंट्री करते हैं हम। ठीक है, यस मैम। बट इट Yes, वाज ma'am. चार्ज टू ड्राइंग्स एंड 11,000 रिकॉर्डेड एज एक्सपेंसेस। हमने ड्राइंग्स में भी 15,000 कर दिए, 11,000 एक्सपेंसेस में कर दिए और कैश में कर दिए 26,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कैश डेबिट टू ड्राइंग्स। देखो अल्टीमेटली रिजल्ट हमारा ठीक है। Yes, Yes, यस ma'am. ma'am. मैम। तो बात यह है कि आपको क्या मेरा सोल्यूशन समझ आ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस तो फिर Yes, ma'am. आपको बुक वाला काट के मेरे वाला लिख लेना चाहिए। Okay, ma'am. ओके। क्योंकि इसने थोड़ा घुमाया हुआ है। किसी भी चीज को हम किसी भी तरह से समझा सकते हैं, आपका एंड रिजल्ट ठीक होना चाहिए। ठीक है, उसने घुमा के एंट्री की है, मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि जब हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, पहले मैंने वही करने की कोशिश की थी, फिर मैंने काट भी दिया, अगर आपको याद हो तो। ये 15,000 वाली एंट्री मैंने करी थी
तो मुझे समझ आ गया कि आपको वो मुश्किल लगेगी, इसलिए मैंने सीधी सी बात करी कि हमने एंट्री करी ड्राइंग्स टू बैंक। ठीक है, करनी थी हमने कैश डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट टू बैंक, तो उसको रेक्टिफाई कर दो बस। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब अगली एंट्री है गुड्स वर्थ 19,000 वर परचेज्ड, आपने 24 मार्च को खरीदी और 29 मार्च को उसको सेल भी कर दिया। सेल आपने करेक्ट रिकॉर्डेड कर ली, लेकिन परचेज जो है वो आप भूल गए, आप उसका इनवॉइस डालना भूल गए, इनवॉइस नहीं डाला, तो परचेज की एंट्री क्या होती है? चलो पेज अकाउंट डेबिट हाँ, तो टू कैश इसने अकाउंट तो लिखा कैश नहीं ना कि क्रेडिट थी या वो थी। ठीक है, यस उसने मैम। ये लिखा नहीं ना, तो सप्लायर आएगा ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब उसने कहा ही नहीं, इनवॉइस ही नहीं डाला, जब आप इनवॉइस डालते हो तो पूरी एंट्री तो वही होती है ना। जब आप इनवॉइस करते हो तो ये एरर ऑफ ओमिशन हो गई ना, आपने पूरी एंट्री ही नहीं डाली, परचेज को रिकॉर्ड ही नहीं किया। यस मैम। छोड़ तो ठीक है, तो हम करेंगे परचेज डेबिट टू सप्लायर। तो परचेज हमारा डेबिट होगा, तो ट्रेडिंग में हम परचेज में ऐड कर देंगे इसको। क्या लिखेंगे? ऐड परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, 19,000। और सप्लायर किस में ऐड होगा? लायबिलिटी साइड क्रेडिट। क्रेडिटर में, क्योंकि हमने पैसे देने हैं उसके। तो यहाँ कर देते हैं 3,25,000 को भी और 19,000 को भी यहाँ कर देते हैं, यहाँ से उड़ा देते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। परचेज रिटर्न 1,500 were routed through सेल रिटर्न, पार्टी अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड। यहाँ ध्यान देखो, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है बेटा? मैं सप्लायर टू Purchase परचेज from रिटर्न। supplier रिटर्न सप्लायर टू परचेज रिटर्न, कितने की? 1,500 की। अब आपने Yes. जर्नल तो ठीक कर दी, ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कर दी जर्नल, यानी सप्लायर का अकाउंट बिल्कुल ठीक कर दिया। लेकिन जो परचेज रिटर्न बुक में लिखना था वो आपने कहाँ लिख दिया? सेल रिटर्न बुक। सेल रिटर्न बुक क्या होती है? डेबिट होती है या क्रेडिट होती है? डेबिट होती है। डेबिट तो डेबिट। ऑब्वियसली आपने सेल डेबिट। रिटर्न को डेबिट कर दिया 1,500 से। यस मैम। ठीक है, यस अब मैम। क्या करें? इसकी रेक्टिफाई एंट्री बताओ। रेक्टिफाई कहाँ कहाँ मैम गलती हुई मैम है मेरे से? हाँ बोलो बोलो। मैम सेल्स रिटर्न सेल रिटर्न को क्या करें? मैम सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर देंगे। और परचेज रिटर्न क्रेडिट नहीं हुआ उसको क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट किसको करेंगे? एक्सपेंस को कर देंगे क्योंकि वैसे सप्लायर करेक्ट पोस्टेड हो गया ना। तो फिर अब किसको डेबिट करें? तो एक्सपेंस अकाउंट हाँ बिल्कुल, किसने बताई है ये एंट्री? बिल्कुल ठीक बताई है, मैम वेरी निशु। गुड। इशू बिल्कुल ठीक बताई है आपने। यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 3,000 से, क्योंकि हमारी परचेज रिटर्न की एंट्री नहीं हुई, हम 1,500 की कर देंगे। और सेल रिटर्न को हमने डेबिट कर दिया था, उसको भी हम खत्म कर देंगे टू सेल रिटर्न 1,500। और डेबिट हम करेंगे सस्पेंस को, क्योंकि सप्लायर हमारा बिल्कुल ठीक है। अब देखो, हम सस्पेंस अकाउंट में जाते हैं। सस्पेंस अकाउंट कहाँ है? इसकी पोस्टिंग भी साथ साथ करनी पड़ेगी ना, हर चीज को साथ साथ लगाते चले जाओगे तो आपको कभी गलती नहीं आएगी। टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न। सेल रिटर्न। ठीक है, 1,500 आपका ये आ गया।
1500 आपका ये आ गया। अब क्योंकि परचेज रिटर्न हमारा बढ़ गया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेस मोर परचेज रिटर्न, ठीक है, लेस मोर परचेज रिटर्न माइनस 1500 और सेल रिटर्न में हम लिखेंगे एड एक्सेस, क्योंकि हमारा एक्सेस हो गया अगर ना यहाँ पर सेल रिटर्न 1500 हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक्सपेंसेस 3750 रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31 मार्च, यानी कि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए जो अगले Yes, साल ma'am. से रिलेटेड होते हैं, वो प्रीपेड होते हैं, लेकिन हमने इसी साल में ले लिए तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस में से लेस कर देंगे। एक्सपेंसेस में से क्या करेंगे, लेस Less. लेस एसेट में ऐड। प्रीपेड। बिल्कुल ठीक है बेटा। कितने हैं ये? 3750 Ma'am. 50. 3750 है ना? मैम Yes, ma'am. यस मैम। और हम एसेट्स में आते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट में लिख रही हूँ। कितना है? 3750। यहाँ तक हो गया क्लियर? Yes, ma'am. अब हम आते हैं आगे। अगला है हमारा परचेज बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1000 और सप्लायर का ठीक है। परचेज बुक ओवरकास्ट यानी परचेज क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? Debit होता है। डेबिट डेबिट होता है ना, तो उसको आपने 1000 ज्यादा डेबिट कर दिया, अब क्या करोगे? Credit कर क्रेडिट देंगे। तो डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस Suspense अकाउंट। account. हाँ, तो एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट सस्पेंस टू डेबिट परचेज। To purchase account. सस्पेंस डेबिट टू परचेज, ठीक है। सस्पेंस 1000 से आपका डेबिट हो गया, परचेज आपका 1000 से क्रेडिट हो गया। अब हम इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। सस्पेंस में हम लिख देते हैं टू परचेजेस ओवर कास्ट 1000 और परचेजेस में से हम लेस कर देंगे 1000। लिखेंगे लेस परचेजेस ओवर कास्ट, कितने की हैं माइनस कर देते हैं 1000। ठीक है, क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. आगे क्या है? एडवर्टाइजमेंट 5 साल तक चलनी है हमारी, इसका क्या करें? ये थी ना एडवर्टाइजमेंट, तो इसको 5 से डिवाइड कर दें। हाँ, यस मैम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया ना ये हमारा। 5 से डिवाइड कर दें इसको, अमोर्टाइजेशन 40,000 आ जाएगा ना यहाँ। यस मैम और बाकी का कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में। बाकी का कहाँ आएगा? Balance sheet. बैलेंस में। शीट ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर? 2 लाख में से 40,000 लेस कर दिया तो 1,60,000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम अब देखो बेटा ध्यान से, पहले तो सस्पेंस देखो आपका खत्म हो गया। ये देखो, ये इसका टोटल करो, 4,000 आ गया। हो गया खत्म। Yes. अब आ जाओ कैश में। जो आपका 3,000 क्रेडिट दिखा रहा था, अब 8,000 डेबिट आ जाएगा, Yes, क्योंकि ma'am. 11,000 डेबिट हो गया था ना। अब इस 8,000 को हम कहाँ लिखेंगे? अपनी बैलेंस शीट में। कैश 8,000। ये बात भी क्लियर हो गई? Yes, यस ma'am. मैम अब हम अपने नॉर्मल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारी रेक्टिफिकेशन हो गई और हमारी सारी एंट्रियां भी हो गई। अब हम देखते हैं इधर क्या आएगा। यहाँ देखते हैं पहले तो क्या आएगा, देखो ये तीनों को ऐड करूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरी सेल आ गई, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ पर मैं इनका टोटल करती हूँ।
ये आ गया। 2 ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है मुझे, उसके लिए पहले मुझे परचेजेस का देखना पड़ेगा टोटल, जो मैंने प्लस माइनस किए हैं ना परचेजेस, ये सारी, ये जो भी मैंने एडजस्टमेंट्स किए हैं इसमें सब एडजस्ट कर देंगे। ये आ गई मेरी परचेजेस। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा क्या आएगा, यहाँ इसका टोटल करते हैं पहले, प्लस दिस, इसमें से हम ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस प्लस करेंगे। ये हमारा 1,48,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। हम देख लें जरा इसमें, यस मैम सही है। देखो अब इसमें कोई देर लगी क्वेश्चन करने में? नो मैम। मेरे ख्याल से 10 मिनट लगे हमें हार्डली। देख रहे हो आप, समझ रहे हो, इसने बिल्कुल वैसे ही किया है ना। जब ये आ गया यस तो मैम। आपका आगे प्रॉफिट भी आ जाएगा और बैलेंस शीट भी बन जाएगी। तो मेरा ये सब करने का मतलब ये था कि आपको क्वेश्चन को एक साथ करना है, एक एक चीज उठा के उसको कहाँ कहाँ रखना है ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप नीचे यस मैम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में लिख दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे इसने लिखा है नीचे एडवर्टाइजमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, 26, ये हम सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। आप एक बार रीडिंग ले लेना, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो और अच्छा हो जाएगा, नोट्स टू अकाउंट्स बन जाएंगे ना आपके। यस मैम। डिस्क्लोजर आपने पढ़ा है ना, हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जरूरी है, तो डिस्क्लोजर कर दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। और बोलिए बेटा, कोई करना चाहते हैं क्वेश्चन इसके अलावा? अब 10th क्वेश्चन में आपका वो कह रहा है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे हमने ये बनाया है, सिर्फ उसमें का फर्क क्या होएगा, लास्ट में क्या बनेगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन Appropriate. अकाउंट। प्रॉफिट यहाँ ले आओ, जो भी आपने पार्टनर्स को देना है यहाँ करके, फिर उसको ड्राइंग्स को यहाँ करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जो भी है, आपकी सैलरी देनी है, जो भी देना है, और लास्ट में प्रॉफिट बांट दो उनको, जो भी उनकी रेशियो दी हुई है। आई बात समझ आपको या नहीं आई? Yes, आ ma'am. गई। इसमें आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा तभी बैलेंस शीट में, क्योंकि आपको 2 कैपिटल अकाउंट दिखाने हैं, तो कैपिटल अकाउंट बना के आप दिखा सकते हो। अब आई डोंट थिंक सो मुझे इसमें कुछ ऐसा और अलग से बताने की जरूरत है, बट हाँ आपको करना तो पड़ेगा।